वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए कल जो हिंदी विषय का सिलेबस दिया था तो उसका ये यूनिट 1 है जो हम एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो जो यूनिट 1 में हमने आपके लिए पॉइंट्स दिए थे उस पॉइंट्स पे ही हमने ये वीडियो बनाई है। आप लोग बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखें क्योंकि ये आपके 4 सेमेस्टर के लिए है। तो 4 सेमेस्टर वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो के लिए बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें और अपनी हिंदी की क्लास अच्छे से पढ़ें और समझें। और एक बात आपको बता दें, आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें क्योंकि यहाँ पर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। इसी नोट्स के द्वारा आपकी आगे की प्रोफेशन चलेगी। तो यहाँ हमने आपका इस वीडियो में यूनिट 1 पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म करवाया है, यूनिट 1। और इसमें मैंने आपको यूनिट 5 दिए थे, तो यूनिट 1 ये आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग और भी हैं पढ़ने वाले उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हाँ, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और पढ़ते हैं DLED 4 सेमेस्टर का क्लास हिंदी का। इसमें हम सबसे पहले आपको क्लास 1 में क्या पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें पहली हेडिंग आपकी रहेगी अनिवार्य संस्कृत में अशुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। वाचन का मतलब होता है बोलना, लेखन का मतलब होता है लिखना और अशुद्ध का मतलब होता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो गलतियाँ पाई जाती हैं उनको अशुद्ध उच्चारण, बोलते समय जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको अशुद्ध उच्चारण बोलते हैं। तो संस्कृत भी आपकी इसमें हिंदी के साथ मिक्स होती है। तो इसको अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसका आपका जो फर्स्ट पॉइंट है नोट करें उनको, अनिवार्य संस्कृत की संरचना। तो अनिवार्य संस्कृत की संरचना है उसको यहाँ पर आपको बता दें ये दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट्स कर लें। तो इसमें देखते हैं संस्कृत भाषा को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वह संपूर्ण विश्व की जो है वो प्राचीनतम भाषा है। विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, इसीलिए ये अनिवार्य संस्कृत की रचना हेडिंग है। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 आपका ये हो गया संयोगात्मक भाषा। तो संयोगात्मक जो भाषा है उसके अंतर्गत क्या आता है आप इसको नोट करें। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, जैसे राम गच्छति, इसका उदाहरण हुआ राम गच्छति, राम जाता है। और इसका जो सेकंड है वो आप लोग नोट करें पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया शब्द रूप। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और देखिए, शब्द रूप के अंतर्गत जो रूप संज्ञा आती हैं उनके बारे में आप देखते हैं। तो संज्ञा शब्द हो गए इसमें आपका नंबर 1, नंबर 2 आपका हो गया सर्वनाम शब्द, नंबर 3 आपका हो गया विशेषण शब्द और नंबर 4 आपका हो गया क्रिया शब्द और नंबर 5 आपका हो गया विशेषण अव्यय और नंबर 6 आपका हो गया शब्द योग अव्यय और नंबर 7 आपका हो गया उभय वन्य अव्यय और ये आपका 8 हो गया
नंबर 8 आपका यहाँ पर है उद्गार बोधक अव्यय। तो यहाँ आपके 8 पॉइंट दिए गए हैं। अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं संज्ञा शब्द के बारे में। तो संज्ञा शब्द का बोध शब्द जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग में होता है। किस तरह से होता है उसको आप देखें। जैसे आपका वृक्ष हो गया और कवि हो गया और भानु और पिता, और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द होते हैं इस तरह से। अब देखते हैं नंबर 2 यहाँ पर सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द के अंतर्गत क्या आता है? संस्कृत भाषा में किम, यहाँ पर हो गया आपका किम, नोट करें, और उसके बाद आपका हो गया तद, उसके बाद आपका हो गया इदम। इस तरह से यहाँ लिखें इदम। तो ये आपके सर्वनाम शब्द हो गए। अब देखते हैं नंबर 3 विशेषण शब्द। तो ये विशेषण शब्द दिया गया है, इस हेडिंग को आप नोट करें। विशेषण शब्द संस्कृत भाषा में रमणीय, मनोहर, इसके उदाहरण हो गए मनोहर। इस तरह से आप लोग नोट कर लें। और एक और उदाहरण आपको बताते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया तुंग। और भी कई उदाहरण इसके दिए गए हैं, जैसे सुरभि आदि। गुणवाचक और एक चतुर। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर नोट करें आप लोग। ये तो आपके जो मैंने मनोहर, तुंग और सुरभि बताए हैं, ये आपके गुणवाचक शब्द हो गए। अब यहाँ पर विशेषण में संख्यावाचक शब्द भी आते हैं। तो जहाँ पर विशेषण में जहाँ पर संख्या आए उसको संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया एक, एका हो गया, एक हो गया। तो एक क्या है? एक संख्या है। तो ये आपकी संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगर आपको यहाँ पर कहीं मिल रहा है लिखा हुआ चतुर्थ, चतुर्थ, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रही है, आप लोग सही से लिखें चतुर। तो चतुर्थ ये भी आपका संख्यावाचक शब्द हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है जिसका अर्थ निकलता है तो उसको हम गुणवाचक बोलते हैं, जिसके अंदर गुण होता है। और जिसमें गुण नहीं होता है, संख्या का बोध कराता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं क्रिया। क्रिया शब्द के बारे में पढ़ते हैं। मति आदि शब्द क्रिया शब्द हैं। क्रिया विशेषण अव्ययी देखते हैं इस हेडिंग के लिए, क्रिया विशेषण अव्ययी। तो इसमें आ जाएगा आपका संस्कृत भाषा में शीघ्रतम, शनैः शनैः आदि क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसी तरह से आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 6 वाला देखते हैं, शब्द योगी अव्यय। ये कौन से होते हैं शब्द योगी? तो इनको बोलते हैं संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उनको शब्द योगी अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 7, इस उभय
बई अव्यय, तो इसमें क्या होगा, इसका आप लोग अपने नोट्स में राइट करें। आगे देखते हैं उद्गार बोध अव्यय, इसको भी आप अपने नोट्स में करें। तो इस नंबर 2 नोट करें यहाँ पर। तो यहाँ दिया है लिंग। अब आप लोग यहाँ लिंग देख रहे हैं, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? लिंग होते हैं आपके 3 प्रकार के। नंबर 1 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं। जैसे आपका स्त्रीलिंग में हो गया सीता, यहाँ पर नोट करें ऐसे, सीता, निशा, निशा, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पर लिंग जो होता है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और ये आपका नपुंसक लिंग हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 नोट करिए इसको, वचन। तो वचन भी आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 प्रकार के वचन होते हैं। यहाँ चौथे नंबर पे आपका उपसर्ग दिया गया है, तो इनको देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालकर नोट करें। उपसर्गों के प्रयोग से धातु का अर्थ बदलता है। अगर हम यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं किसी धातु के आगे, तो इससे धातु का, यहाँ पर नोट करें, धातु का अर्थ क्या होता है, बदलता है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। और नंबर 5 अब पढ़ते हैं यहाँ पर प्रत्यय। तो ये आपके नंबर 5 हेडिंग नोट करें यहाँ पर और प्रत्यय पढ़ें। तो प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय यहाँ पर 2 होते हैं। प्रत्यय 2 होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं इनको नोट करो। नंबर 1 कृदंत प्रत्यय और नंबर 2 तदित प्रत्यय। तो आगे इनको पढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय और तदंत प्रत्यय, ये जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों के प्रयोग से धातु का अर्थ बदल जाता है। आगे पढ़ते हैं संधि। तो ये 6 पॉइंट नोट करें आप लोग। संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधियाँ होती हैं। संधि जो होती है वो क्या होती है आप लोग को बता दें हम। 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण नया बनता है उसको संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग देखें, विद्या, विद्या प्लस आलय, आलय। तो ये आपका यहाँ बराबर मिलकर क्या हो गया? विद्यालय। ये हमारा आलय नया शब्द बनकर तैयार हो गया। तो 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम संधि कहते हैं।
अब चलिए 7 पॉइंट नोट करिए। समास, 7 पॉइंट आपका हो गया इसमें समास। तो समास को यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक बार फिर से बता दें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, डॉक्टर कपिल ने कहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट करें कि क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा, डॉक्टर कपिल के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से भी बन के क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ नोट करें, डॉक्टर कपिल के अनुसार समास के 6, या आप लोग ऐसे भी 6 लिख सकते हैं, भेद हैं या होते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बस इतना ही देखना है, डॉक्टर कपिल के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। चलिए अब 8वां देखते हैं, क्या है हेडिंग आपका, ये है प्रत्यय। तो यहाँ पर आप लोग 8 हेडिंग डालकर प्रत्यय नोट करें। इसमें नंबर 1 पे आपका हो गया अभ्यंतर प्रत्यय और नंबर 2 पे हो गया वहांतर प्रत्यय। तो ये दोनों प्रत्यय जो होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएं कि प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट करें इस तरह से, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अभ्यंतर प्रत्यय, नंबर 2 वहांतर प्रत्यय। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना है, जैसे नंबर 1 पे हमने आपको पढ़ाया अभ्यंतर प्रत्यय, तो इसके कितने भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं यहाँ पर 5। तो इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ये लोग इस तरह से आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अब देखते हैं नंबर 2 वहांतर प्रत्यय। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसके 11 भेद, सॉरी सही से लिखा नहीं जा रहा है, होते हैं। आप लोग सही से लिख लें। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपका हो गया अभ्यंतर प्रत्यय। अभ्यंतर प्रत्यय जो हो गया वो आप लोग यहाँ पर देखें, इसकी कितनी हेडिंग्स है, 5। तो इसको आप लोग इस तरह से पढ़ें। नंबर 1 स्पष्ट, स्पृष्ट, नंबर 2 पृष्ठ, और नंबर 3 विव्रत, नंबर 4 ईशदिव्रत, और नंबर 5 संव्रत। चलिए इसको आप लोग नोट कर लें। अब आप लोग इसको देखें, नंबर 2 पर ये आपका आ गया बहा प्रयत्न। तो बहा प्रयत्न में नंबर 1 पे क्या आ रहा है आपका, इसको पढ़ें, विचार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, और उदांत, अनुदांत, और स्वरित। इस तरह से आप इसको सारी हेडिंगें नोट कर लें। नंबर 9 पर आपको यहाँ पढ़ना है
पाणिनि के अनुसार अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पाणिनि के अनुसार अशुद्ध उच्चारण के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पर अच्छे से नोट कर लें और यहाँ पर उत्तर में लिख दें, उत्तर डाल के लिख दें 10। उसके बाद आप लोग हेडिंग अपनी नोट करें, ये 10। तो 10वां आपका क्या है, याज्ञवल्क्य शिक्षा के उच्चारण के 14 दोष बताए गए हैं। तो यहाँ पर इनके कितने दोष बताए गए हैं, 14 दोष बताए गए हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। इनके बारे में देखते हैं। अर्थात नंबर 1, शंकार के साथ बोलना, भयभीत होकर बोलना, चिल्लाकर बोलना, अव्यक्त ध्वनियों में बोलना, प्रत्येक वर्ण को नासिका से बोलना, कटु स्वर से बोलना, प्रत्येक वर्ण को मूर्धा से बोलना, उचित स्थान से न बोलना, स्वर रहित बोलना, नीरस ध्वनियों में बोलना, प्रत्येक शब्द को काट काट कर बोलना, विषम शब्द पर बालाधात नंबर 12 और नंबर 13 नोट करें आप लोग, व्याकुलता के साथ पढ़ना तथा तालुहीन की भांति उच्चारण करना। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोग इसको नोट करें। याज्ञवल्क्य शिक्षा के उच्चारण के 14 भेद बताए गए हैं। तो ये जो 14 भेद बताए गए हैं ये आप लोग अच्छे से नोट कर लें। आगे हम आपको थोड़ा सा कुछ और बताते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, उसको भी आप लोग यहाँ पर नोट करें। संस्कृत में अशुद्ध उच्चारण एवं वाचन विधियाँ। तो संस्कृत में भाषा जो आपकी है उसमें उच्चारण की जो विधियाँ हैं वो 9 विधि बताई गई हैं। तो ये 9 विधि कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि जो आपकी है उस विधि के अनुसार अध्यापक के आदर्श वाचन से विद्यार्थी का उच्चारण ठीक होता है। जिस तरह से अनुकरण अध्यापक करता है उसी तरह से विद्यार्थी भी उसको सुनकर उसकी बोली को, उसके वाचन को अनुकरण करता है। तो इस तरह से आप इसको नोट करें यहाँ पर। इसके आगे ऐसे हेडिंग बना के पॉइंट बनाकर नोट कर लें। अध्यापक के आदर्श वाचन से विद्यार्थी का उच्चारण ठीक होता है। ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ पर नंबर 2 नोट करना है। इसमें आपका दिया है आवृत्त विधि। आवृत्त विधि जो है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार आप लोग इसके आगे नोट करें। अगर बच्चों को ध्वनियाँ और शब्द अशुद्ध हैं, बच्चे जो ध्वनि और शब्द बोलते हैं वो अशुद्ध होते हैं, तो बार बार बोलने से शब्दों में सुधार हो जाता है। आवृत्त का मतलब होता है कि बार बार उसी शब्द को बोलना या रिपीट करना, आवृत्त कहलाता है। तो इसको आप इस तरह से नोट कर लें। अब देखते हैं पॉइंट आपका 3 पॉइंट आप लोग नोट करें और इसमें देखें परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि के अंतर्गत क्या आता है उसको आप लोग यहाँ पर नोट करें। जैसे यहाँ पर आता है, कुछ नए छात्रों में कुछ दोष देखने को मिल जाते हैं।
तो जो नए छात्र हमारे होते हैं कुछ जुड़े हुए, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। जैसे जो व्यक्ति जिस स्थान से होता है तो वो उस स्थान से कुछ ना कुछ योग्यता जरूर हासिल करता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह से नोट करें, कुछ नए छात्रों में कुछ दोष देखने को मिल जाते हैं। गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो जो गुण दोष नए होते हैं उन्हीं को परिवर्तन कहा गया है। नंबर 4 आप लोग देखें, यहाँ पर दिया गया है आपका अवरोध विधि। अवरोध विधि के अनुसार इसका आप लोग हेडिंग नोट करें, शीघ्र बोलने से वाचन अशुद्ध और अस्पष्ट है। अगर आप लोग शीघ्र बोलते हो तो आपका वाचन मतलब जो बोलने की प्रक्रिया है वह अशुद्ध भी हो जाएगी और अस्पष्ट भी हो जाएगी, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा। तो आप लोग इस हेडिंग को यहाँ पर नोट कर लें। अब देखते हैं 5.5 जो आपका है वो दिया है पूर्णता विधि। पूर्णता विधि के अनुसार इस विधि में एक शब्द के शुद्धता पर ही नहीं बल्कि पूरे वाक्य में जो शुद्धता पाई जाती है या शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णता विधि बोलते हैं। और नंबर 6 आपका हो गया यहाँ पर, नंबर 6 आपका हो गया प्रत्यावरण विधि। प्रत्यावरण विधि के अनुसार क्या आता है उसको यहाँ पर नोट करें। उसके अनुसार आता है इसमें भाषा के उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रत्यावरण विधि है उसके द्वारा भाषा के उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं आपका यहाँ 7 में दिया हुआ है आपका तत्काल सुधार विधि। तत्काल सुधार विधि जो है उसके अंतर्गत क्या आता है इसको आप नोट करें। संस्कृत संपर्क भाषा न होने से इसमें शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षक संशोधन करता है। संस्कृत की जो भाषा है उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, शुद्ध उच्चारण के लिए यहाँ पर शिक्षक जो बदलाव करता है उसको संशोधन कहते हैं। और इसी तरह से आप लोग ये जो आपकी पॉइंट 8 है वाक्य संशोधन, वाक्य जो होता है उसमें संशोधन जो बदलाव होता है उसका दिया गया है इसमें विधियों के द्वारा। तो इसमें आपका आ जाएगा 9 वाले में, जैसे किस विद्या के द्वारा या किस विधि के द्वारा जो संशोधन जो बदलाव लाया जाता है उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लें। थोड़ा सा आपको और बता दूं आगे, अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है, स्वरों के ऊपर जो एक बिंदु, जैसे यहाँ पर मैं आपको लगा के बता रही हूँ, ये आपका हो गया एक, ऐसे बना दिया और इस तरह से चिन्ह जो हो गया ऊपर बिंदी लग गया, तो इसको लगा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कहते हैं। जैसे ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ तो आप लोग इसको अलग से नोट कर लें। जिस प्रकार से यहाँ पर हो गया आपका का और ऊपर बिंदी लगी बराबर हो गया आपका का प्लस आ
इस तरह से आप लोग इसको समझें। अनुस्वर का ऊपर बिंदी और बराबर का बराबर ई की मात्रा की, तो यहाँ आपका हो गया की, तो ये आपका अनुस्वर हो गया। अनुनासिक का प्रयोग, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट करें। अनुनासिक का प्रयोग, अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु लगा दिया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग भी किसी किसी संधि में न तथा माँ के स्थान पर किया जाता है। जैसे कहीं ना बोलना है तो भी ऊपर चंद्रबिंदी लग जाती है, और माँ के स्थान पे भी ऊपर जो चंद्रबिंदी लगती है उसको अनुनासिक का प्रयोग कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। अब आप लोग थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोट करें, हलंत का प्रयोग। हलंत का प्रयोग कैसे लगता है वो आपको बता दूं। संस्कृत के किसी शब्द के अंत में अर्धस्वर के लिए क्या लगाया जाता है, हलंत लगाया जाता है नीचे, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम या श्रीमान, तो यहाँ पर अहम शब्द में माँ के नीचे जो कॉमा लगता है उसको हलंत बोलते हैं। इसी तरह से आप लोग समझ लें। 4 वाला आपका हो गया विसर्ग का प्रयोग, इसको नोट करें। विसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में। हलंत, विसर्ग, अनुनासिक, इन सब के प्रयोग पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लें। स्वर के आगे जो 2 शब्द बिंदु, जैसे आपको बता दें यहाँ पर इस तरह से रखे जाते हैं, उन्हें विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग का उच्चारण करने में हा व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। अनुस्वर के समान विसर्ग भी स्वरों में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे का, जैसे आपने यहाँ पर लिखा का के पीछे ये 2 विसर्ग लगा दिए। इसी तरह से कोई भी शब्द लिखा है, जैसे मी लिखा है यहाँ पर मी, इसके पीछे ये विसर्ग लगा दिए, सॉरी। तो ये इस तरह से यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। थैंक यू।